अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का इमरात चैनल में। बात आज हम करने जा रहे हैं कि इंडिया ने अपने तमाम हाल ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंड कर दिया है। अभी ये साल आधा भी आई थिंक नहीं हुआ और ये दूसरी दफ़ा अपनी पूरी की पूरी फ्लीट को ग्राउंड कर दिया है इंडियन फोर्सेस ने। और इसमें जितने भी इंडिया के अदारे हैं इनकी एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और उसके अलावा आर्मी। और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये भी बात करेंगे जो बार बार बात की जाती है कि JF-17 ग्राउंड हो गए, क्योंकि मुझे पता है ये इससे पहले तकरीबन 2-3 साल से हर 4 से 5 महीने के बाद एक नई खबर आ जाती है कि JF-17 ग्राउंड हो चुके हैं। और या पाकिस्तान के JF-17 कभी ग्राउंड कर देते हैं, कभी म्यांमार के JF-17 ग्राउंड कर दिए जाते हैं और कभी कभी तो नाइजीरिया के JF-17 भी वैसे ग्राउंड कर दिए जाते हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। 4 मई को इंडिया का हाल ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश होता है इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में। और इसमें पायलट वगैरह काफ़ी ज़ख्मी होते हैं और काफ़ी सीरियस क्रैश था बाय द वे। हाल ध्रुव का ये कोई पहला क्रैश नहीं है। इससे पहले के क्रैश की अगर लिस्ट को देखा जाए, 26 मार्च को इंडिया का एक हाल ध्रुव MK3 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है कोची एयरपोर्ट पर। 8 मार्च को इंडिया का एक हाल ध्रुव हेलीकॉप्टर डिच हो गया था, या समझ लें कि समुद्र के एरिया में क्रैश हो गया था, लेकिन उसके इमरजेंसी फ्लोटेशन सिस्टम्स की वजह से उसे कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ था। खुशकिस्मती से जो क्रू था वो भी बिल्कुल सही सलामत रहा। जबकि 12 मार्च को इंडिया का एक MI-17 हेलीकॉप्टर एमरजेंसी लैंड कर गया राजस्थान के एरिया में। इसमें भी क्रू सही रहा था, क्रू को कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुंचा था। राजस्थान में जोधपुर का जो एरिया है वहाँ ये वाक़या पेश आया था। उसके बाद 16 मार्च को चीता हेलीकॉप्टर क्रैश होता है इंडिया का अरुणाचल प्रदेश में, और इसमें जो दोनों पायलट्स थे उनकी डेथ हो गई थी। और 26 मार्च को रिसेंटली इंडिया का ALH ध्रुव MK3 हेलीकॉप्टर कोची एयरपोर्ट पर क्रैश कर गया। इंडिया के पास तकरीबन 250 के करीब ऐसे हेलीकॉप्टर्स हैं और इंडिया ने सब के सब ग्राउंड कर दिए हैं। एक इंडियन अखबार है जिसकी हम रिपोर्ट आज शेयर करेंगे और उसके स्क्रीनशॉट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह खुद इंडियन आर्मी एविएशन के जो मुख्तलिफ ऑफिसर्स हैं वो इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। खुद इनकी मिलिट्री रिलेटेड जो मुख्तलिफ सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह इंडियन मेड हेलीकॉप्टर्स में एक तो उनका डिज़ाइन विंटेज है, बहुत पुराने डिज़ाइन हैं। उसके अलावा उनके इतने ज़्यादा क्रैशेज हो चुके हैं कि बार बार मुख्तलिफ हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी फ्लीट को ग्राउंड करना पड़ता है। एक इंडियन मीडिया आउटलेट की के मुताबिक 2017 से लेकर 2022 के दरमियान 20 इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के सिर्फ हेलीकॉप्टर्स क्रैश हुए हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट की बात नहीं कर रहा। जस्ट 2017 से लेकर 2022 के दरमियान तक इंडिया के 20 हेलीकॉप्टर्स क्रैश हुए हैं मुख्तलिफ रीजन्स की बुनियाद पर, और इनमें 40 के करीब मिलिट्री पर्सनल्स अपनी जान गंवा बैठे हैं जबकि 25 के करीब जख्मी हुए थे। यहाँ बात की जाए तो हाल ध्रुव हेलीकॉप्टर के बारे में कहा गया है ये मेड इन इंडिया एक हेलीकॉप्टर है और ये 2017 से लेकर 2022 तक 7 दफ़ा क्रैश हो चुका है। और लेकिन अगर 10 मार्च और 4 मई को होने वाले हाल ध्रुव हेलीकॉप्टर के क्रैश को भी यहाँ मिलाया जाए तो ये 9 दफ़ा क्रैश हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुअर एक रेट है। और दूसरा, खुद इंडियन अखबार इसके बारे में लिख रहा है कि इसका डिज़ाइन बहुत विंटेज है, इसमें पुराने टेक को यूज़ किया गया है और ये एक रिलायबल टेक्नोलॉजिकली बेस्ड एक एयरक्राफ्ट या एक हेलीकॉप्टर नहीं है। और उसके अलावा मैं एक और चीज़ बताता चलूँ, 13 मार्च को एक इंडिया का MI-17 हेलीकॉप्टर भी राजस्थान में उसे एमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी, यानी उसमें भी एक टेक्निकल फेलियर आ गया जिसकी वजह से MI-17 V5 हेलीकॉप्टर को एमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी राजस्थान में। सिर्फ चीज़ें यहाँ तक नहीं रुकती, 20 हेलीकॉप्टर्स क्रैश हुए हैं पिछले कुछ सालों में और उसमें 40 लोगों की कीमती जान का ज़या हुआ है। उसके अलावा इंडिया ने रिसेंटली हैवी वेट लिफ्टर हेलीकॉप्टर्स लिए थे US से, जिनको हम CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर्स कहते हैं, और 2021 में चिनूक हेलीकॉप्टर्स की भी एमरजेंसी लैंडिंग करवा दी थी इंडियन आर्म फोर्सेस ने। तो इससे यहाँ दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो इंडियन आर्मी का क्रू इतना पुअर है कि वो अपनी वेपन्स को सही तरह मेंटेन नहीं कर पा रहा, या पायलट्स की ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं हो पा रही कि बार बार इस तरह की मिसहैंडलिंग हो रही है। और हम बार बार ये इंडियन साइड पर देखते हैं कि हेलीकॉप्टर्स की एमरजेंसी लैंडिंग होती है, उनमें टेक्निकल फेलियर्स आ रहे हैं और ख़ुद इस चीज़ को इंडियन अखबारात रिपोर्ट कर रही हैं। ये जो भी अभी तक मैंने रिपोर्ट बताई है इसमें से कोई भी रिपोर्ट पाकिस्तानी मीडिया तो क्या, किसी थर्ड सोर्स या किसी वेस्टर्न साइड के मीडिया ने भी नहीं दी। ये तमाम की तमाम चीज़ें खुद इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। उसके अलावा यहाँ इंडियन न्यूज़पेपर ये भी बयान करता है कि इंडियन टेस्ट पायलट
संजीव कुमार इस बारे में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न शो करते हैं कि जिस तरह इंडियन आर्म फोर्सेस और इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स क्रैश हो रहे हैं, तो ये आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम काज करेगा लॉजिस्टिकली भी, और एक मोरल भी ओबियसली डाउन होता है जब आपके हेलीकॉप्टर्स बारहा क्रैश होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ इंडियन अखबार ये भी कहता है कि इन 20 क्रैशेस में सबसे ज़्यादा जो क्रैश हुआ है जिन हेलीकॉप्टर्स का, उनमें मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर्स ही हैं, यानी चतक, उसके अलावा ALH जिसे हम हाल ध्रुव कहते हैं, और उसके बाद रशियन Mi-17V5 हेलीकॉप्टर आता है। इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत की जो डेथ हुई थी वो भी Mi-17V5 हेलीकॉप्टर के हादसे की वजह से हुई थी 2021 में। सेम ये चीज़ बताता चलूँ तो पाकिस्तान भी Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को काफ़ी बड़ी तादाद में यूज़ करता है, लेकिन आपने पाकिस्तान की तरफ Mi-17 के शायद अब तक 2 से 3 इस तरह के क्रैशेस देखे होंगे। लेकिन अगर इंडियन साइड पर चले जाएं तो पिछले कुछ सालों में 4 से 5, पिछले सिर्फ 4 से 5 सालों की अगर स्टैटिस्टिक्स उठा लें तो 4-5 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स क्रैश हुए हैं। 2019 में 27 फरवरी को इंडिया ने खुद ही अपना Mi-17 हेलीकॉप्टर शूट डाउन किया था। Mi-17 हेलीकॉप्टर की 13 मार्च को एमरजेंसी लैंडिंग हुई राजस्थान में, इसमें टेक्निकल फेलियर आ गया था। उसके अलावा इसके रिसेंट क्रैशेस भी हैं जिनमें इनके CDC की डेथ हो गई थी। सो ये चीज़ें इंडिया की हेलीकॉप्टर फ्लीट के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। आने वाले वक्त में अगर इंडियन आर्म फोर्सेस अपने मेंटेनेंस क्रू को अप टू डेट नहीं करती, या अपने उन पायलट्स में अगर कोई ट्रेनिंग का मसला है उन्हें ख़त्म नहीं करती, या इन हेलीकॉप्टर्स की टेक्नोलॉजी में कोई मसला है तो इन्हें ख़त्म नहीं करती, तो ये चीज़ें आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा आपको तंग करेंगी। और अब इसी तमाम चीज़ को आप फिट करें GF-17 थंडर के कॉन्टेक्स्ट में। अब यहाँ जितनी भी बातें की गई हैं ये खुद इंडियन सोर्सेज दावा कर रहे हैं, ये किसी भी पाकिस्तानी सोर्स या मैंने इवन इंटरनेशनल सोर्स को भी यहाँ काउंट नहीं किया, क्योंकि फिर इंडियन दोस्त ये कहेंगे कि आपने इंडिया से बाहर की किसी कंट्री के सोर्स को काउंट किया है। सो ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी इंडियन मिलिट्री पर ये क्रिटिसिज्म है, ये खुद इंडियन साइड कर रही है। अगर आप GF-17 थंडर के ग्राउंड होने की बात करें तो सबसे पहला जो इस पर 2022 में रिपोर्ट आई थी वो थी ridway.com की। ridway.com ने ये दावा किया था कि GF-17 थंडर म्यांमार के वो ग्राउंडेड हैं और उसके बारे में बहुत ज़्यादा टेक्निकल मेल फंक्शंस हैं और उसमें बहुत ज़्यादा मसले मसाइल आ रहे हैं। इसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान और चाइना पर बहुत ज़्यादा तनकीद की थी और भारत में खुशी के शादियाने बजे थे। ridway.com की मैं आपको असलियत ये थोड़ी सी बता दूँ, वन लाइनर है कि ridway.com का जो मालिक है इस पूरी की पूरी मीडिया एजेंसी का, उसे म्यांमार की गवर्नमेंट ने अपने मुल्क से बाहर निकाला हुआ है वो म्यांमार का सिटीज़न, लेकिन उसे मुल्क बदर किया हुआ है। अब आप खुद सोचें, जो बंदा है ही वहाँ की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, तो ज़ाहिर बात है उसका काम ही अपने मुल्क पर तनकीद करना है, उसके अलावा तो कुछ करेगा नहीं। सो ridway.com से ये चीज़ एक्सपेक्ट की जा सकती है कि वो म्यांमार में मौजूद चीज़ों को डीफेम करेंगी या उनके खिलाफ मुख्तलिफ आर्टिकल्स लिखेंगी। अब अगर उसी की ताज़ा मिसाल दूँ तो GF-17 थंडर्स में कुछ मसले मसाइल आ रहे थे, ये बात सच है म्यांमार को। उसकी वजह भी एक आर्टिकल में ये बताई गई थी कि एक म्यांमार एयरफोर्स के ऑफिशियल ने ये कहा, क्योंकि ये एक 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, उनके पास एक न्यू एयरक्राफ्ट है, इससे पहले तो वो 3rd और 2nd जनरेशन के एयरक्राफ्ट यूज़ करते थे। बहरहाल अब उन्होंने Su-30 जैसे एयरक्राफ्ट भी लिए हैं जो सिग्निफिकेंटली उनकी एयरफोर्स को मॉडर्नाइजेशन की लाइन्स पर लेकर आएंगे। लेकिन GF-17 जो कि पहला एक 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट उनके पास आया था जिसके पास एक बेहतर सेंसर सूट था, सो उसको पूरी तरह हैंडल करने में और उसको पूरी तरह मेंटेन करने में उन्हें पाकिस्तानी टेक्नीशियंस की ज़रूरत थी। सो पाकिस्तानी टेक्नीशियंस उनकी मदद के लिए म्यांमार जाते रहे हैं ताकि उनको पूरी तरह गाइड कर सके, सेम एज़ जैसे अमेरिकन टीम्स मौजूद होती हैं अरब कंट्रीज़ में, ताकि उनके पास जो अमेरिकन फाइटर जेट्स हैं या अमेरिकन इक्विपमेंट है उसको पूरी तरीके से ओवरहाल किया जा सके या उसकी देखभाल की जा सके। आप उन्हें ग्राउंड नहीं कह सकते, ये बेसिकली एक असिस्टेंस होती है जो एक ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर आपको प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को। अब ये तमाम पोल तो उस तरीके से भी खुल जाता है क्योंकि रिसेंटली GF-17 थंडर ने अप्रैल के महीने में बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर स्ट्राइक्स की नाइजेरिया में, और नाइजेरिया वो कंट्री बना पाकिस्तान के बाद जिसने ऑपरेशनल हालात में या जंगी हालात में GF-17 थंडर्स को कामयाबी से यूज़ किया, और इवन वो पाकिस्तानी मेड अलबत्तार लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स को भी यूज़ करते हैं। और रिसेंट उनके ओसेंट्स के मुताबिक पाकिस्तानी अलबत्तार बॉम्ब्स की कारकर्दगी अमेरिकन GBU सीरीज़ के बॉम्ब से बहुत बेहतर रही है। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें यहीं बस्ट हो चुकी होंगी और चीज़ें क्लियर होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।